वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जजेस के ट्रांसफर को आईनी करार दे दिया। सरफराज टोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे। जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर से मुताल्लिक हम आईनी मुकदमे का फैसला सुना दिया और अदालत ने 2-3 की अक्सरियत से दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला 3-2 से सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने अक्सरियत फैसले से इत्तफाक किया। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूब में कामयाबी अमन की जीत है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ DGISPR की खुसूसी नशस्त हुई। तलबा की जानिब से DGISPR का पुरजोश इस्तकबाल किया। तलबा ने DGISPR से पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGISPR ने कहा कि आप लोगों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज है जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा करता रहेगा। तलबा का कहना था कि अपने वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने से चाहते हैं, चाहे हमें किसी भी महाज पर पाक फ़ौज का साथ देना पड़े। पाक अफवाज हमारी पहचान है और हम आवाम ही उनकी असल ताकत हैं। तलबा ने DGISPR के साथ नशस्त को सराहा और DGISPR का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि इस तरह मुस्तकबिल में भी इंट्रैक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शरीर रहमान ने ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात की। मुलाकात में बजट, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सिफारती इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेनेटर शरीर रहमान ने सदर ममलिकत को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस, कानून साजी के अमल और पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। उन्होंने कोalition जॉइंट कमेटी की सिफारिशी और कोशिशों पर भी रोशनी डाली। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का पसंद और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने में सरगर्म रही है। शरीर रहमान ने कहा कि कमेटी ने बरादरी को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया और बैनुल अक़वामी सतह पर हिमायत हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कमेटी और इसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी पर जिस एतमाद और हिमायत का इजहार किया गया वो हौसला अफजा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमेटी की फाज सिफारिशों और सिफारती कोशिशों को सराहा और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुअस्सर अंदाज में पेश करने पर टीम की काविशों की तारीफ की। और आपको बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप के हमरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो और मशरिक वस्ता के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे मिस्टर स्टीव वेटकॉफ मौजूद थे, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हालिया इलाकाई बहरान में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सदर ट्रंप के तामीरी और नतीजा खेज किरदार पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से गहरी कदरदानी का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी चैलेंजेस को समझने और इनसे मौसर अंदाज में निपटने के हवाले से सदर ट्रंप की मुदब्बराना क़यादत को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा और इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन की तारीफ की। दोनों फरीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को जारी रखने का अज़्म का अदा किया। मुलाकात में तजारत, इक़्तिसादी तरक्की, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताज़ीराती हम आहंगनी मुश्तरका मफादात पर मबनी बाहिमी मुफीद तजारती शराकत दारी कायम करने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जिसमें तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर दिया गया। सदर ट्रंप ने पेचीदा इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और फैसला कुन रवैयों की तारीफ की। दोनों ममालिक के माबैन गर्म जोशी ताल्लुकात के मज़हर के तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को बाहिमी
सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। अगरचे ये मुलाकात 1 घंटे के लिए तय थी, ताहम ये 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एहसास की बात है। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल के एजाज में दिए गए सराहने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने सैयद आसिम मुनीर की आमद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग से गुरेज पर शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर मदऊ किया गया था। उनके मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं और ऐसे में फील्ड मार्शल का अमन को तरजीह देना काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप ने बताया कि मुलाकात में ईरान से मुतल्लिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई और इस ज़िमन में पाकिस्तान का नुक्ते नज़र तवज्जो का मरकज़ बन गया। उन्होंने उनके बकौल पाकिस्तान और ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में बेहतर जानता है, मगर वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है, जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत दे सकता है। मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई और इसे दोनों जानिब से मुस्बत करार दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, जिन्होंने व्हाइट हाउस में मौजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आला सतही मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन डीसी का सफारती दौरा किया, जहां उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया और पूरी अमेरिकी काबीना के साथ वसी तबादला ख्याल किया। ये तारीखी मसरूफियत पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक अहम मोड़ की निशानदही करती है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के बुलंद आलमी कद को उजागर करती है। साबिक फौजी रहनुमा जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकी सदूर से मुलाकातें की, मगर उन्होंने पाकिस्तान के सदर मुमलिकत की हैसियत से ऐसा किया। जनरल राहील शरीफ ने और कमर जावेद बाजवा ने फौजी सतह के मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन का दौरा किया, लेकिन अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात नहीं की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किसी सिविलियन वफद की मौजूदगी के बगैर अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जो इस सतह पर एक गैर मामूली और अहम तनहा मसरूफियत का निशान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस का तनहा दौरा कौमी फ़ख्र की अलामत और पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक संगे मील के तौर पर खड़ा है। ये एक मजबूत मिसाल है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को किस कदर अहमियत देखती हैं और इससे रवाबित रखती हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में शानदार पजीराई पर भारतीय घबराहट आया। फील्ड मार्शल की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान हो गया। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा हालिया बयान में दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की एक नाकाम कोशिश साबित हुई। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नपीतुली और गैर इश्ताल अंगेजी कार्रवाई के दावे किए गए, जिसके ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित किया और इसकी तस्दीक आलमी बरादरी ने भी की। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुंचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं और आलमी ज़राए ने पाक फ़ज़ाइया की बरतरी को तस्लीम किया। मोदी सरकार की जारियत के बाद अपने दिफा में पाक फ़ज़ाइया ने भी भारतीय जंगी तैयारे मार गिराने और दुनिया ने देखा कि भारत को फ़िज़ाई महाज पर मुंह की खाना पड़ी। मोदी सरकार की हम बातें महज दिखावा साबित हुई। हकीकत यह है कि भारत हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियाना पॉलिसी के लिए बदनाम है। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात को सबोतैश करने की हमेशा की तरह एक नाकाम कोशिश साबित हुआ। भारतीय सरकार की बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख बचाने की हर तदबीर नाकामी से दो चार हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लेस होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात से मुज़य्यन हस्पताल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। अस्पताल के हवाले से चीन, तुर्किया, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज़ मुनक़्क़िद किए गए। इन रोड शोज़ में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अस्पताल की तामीर के हवाले से 2 कॉन्फ्रेंस का इनक़राद भी किया गया, जिनमें 10 ममालिक की 33 कंपनियों ने शिरकत की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक इन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाना और उनका ख्वाब था जो हकीकत बन रहा है। ये गाड़ियां पंजाब के तमाम अजला में आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करेंगी और इनमें चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर मौजूद होगा। उनके मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में मोबाइल क्लिनिक्स ने 1 करोड़ अफराद का इलाज किया। वज़ीर आला ने कहा कि कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों को अद्वियात घरों तक फराहम की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए दिए गए हैं। उनका कहना है कि अवाम की खिदमत और उनके लिए इबादत है। पूरी कोशिश है कि सेहत के शोबे में हर मुमकिन बेहतरी लाई जाए। मरियम नवाज ने साबिक हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल अवामी बुनियादी सहूलियात से महरूम रही और कैंसर के मरीजों को सड़कों पर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि शोबा सेहत में संजीदा काम आखिरी बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ था। अब एक बार फिर बेहतरी की उम्मीद जागी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि मरियम नवाज खुद को और अपने पापा को जबरदस्ती कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अवामी मंसूबे अपने नाम से मंसूब करने पर बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जो लोग अवाम के वोट से मुंतखब ही नहीं हुए वो अवामी मंसूबों को अपने नाम से कैसे मंसूब कर सकते हैं। पानी पीटीआई ने ठीक कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। उनका कहना था कि उन्हें तो लंदन के फ्लैट्स भी अपने नाम से मंसूब करने का हक नहीं। लंदन के फ्लैट्स भी आवाम के टैक्सों की चोरी से बनाए गए हैं। अवामी मंसूबों को अपने नाम से मंसूब करने के लिए हकीकी अवामी मैंडेट और अवामी खिदमत की तारीख ज़रूरी होती है। सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि कौम बखूबी जानती है कि बाप बेटी दोनों जाली फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए। कौम का असल हीरो बानी पीटीआई है और कौम अपने हीरो को पहचानती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चा और जवान पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सबसे पहले मैं अपनी अफवाज को खिराजे तहसीन पेश करती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रही है। हमें तालीम को तरजीह देनी चाहिए, तालीम के लिए ज़्यादा फंड्स रखना चाहिए। उनका कहना था कि शर्म की बात है 2025 में बहुत से लोग बिजली से महरूम हैं। हमारे इलाकों में 15 घंटों की लोड शेडिंग होती है। गरीब और मजदूर के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हमें तनहा और पिसे हुए तबकात के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है और हमेशा कमजोर तबकों की आवाज बुलंद करती रहेगी। और आपको बताएं, ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सूम के तहत इसराइल पर 11वीं बार मिसाइल ड्रोन दाग दिए। पहली बार सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की जानिब से ईरान के शहर तल अबीब और हैफा पर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ताकतवर मिसाइल सेजल फायर किए गए जो इंतहाई बुलंदी पर सफर करके फिर अपने अहदाफ तक कामयाबी के साथ पहुंचते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसकी जानिब से फायर किए गए 1 दर्जन मिसाइलों में से चंद ने कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से मिसाइल फायर होने और इसराइली हुदूद में ड्रोन और रॉकेट दाखिल होने पर सायरन भी बजाए गए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम एक्टिव हुआ, ताहम जदीद मिसाइलों की वजह से उन्हें अपने हदफ पर पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अमरीकी इंटेलिजेंस के आला अहलकार के हवाले से अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखने का ऐलान। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार है। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। इसराइल पर मुसलसल ईरानी मिसाइलों की बारिश से इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे। रिपोर्ट में कहा गया कि तेजी से कम होती इंटरसेप्टर्स की तादाद इसराइली दिफाई निज़ाम की पायदारी पर सवालिया निशान बन चुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का निस्फ से ज़ायद मिसाइल ज़ख़ीरा अब भी महफूज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिश जारी। इस सिलसिले में सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया और यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुम्मे को तलब किया गया है। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। खबर एजेंसी का कहना है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है।
خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بھی بات چیت جمعے کو ہوگی، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے۔ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے، جس کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچرڈ ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی گیدڑ بھبکیاں ایران کو دھمکی دے دی، کہا کہ ایرانی ظالموں کو اسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی میزائلوں نے سروکا اسپتال اور وسطی اسرائیل میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کانٹر نے کہا کہ آج کے حملے کا علی خامنائی سے بدلہ ضرور لیں گے، ہم آیت اللہ علی خامنائی کی حکومت کو تہس نہس کر دیں گے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد OIC نے 21 جون کو وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس استنبول میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف خصوصی سیشن ہوگا، جس میں رکن ممالک کی اعلیٰ قیادت شرکت کرے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے، جبکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی اجلاس میں شریک ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے، جو جمعے کو استنبول پہنچیں گے۔ وہ اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملوں سے متعلق پاکستان کا موقف واضح طور پر پیش کریں گے۔ اجلاس کے دوران اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سمیت آذربائیجان، ترکیہ، ملائیشیا، مصر اور کویت کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں طے ہیں۔ IAEA کے سربراہ نے بھی ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کر دی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اپنے بیان میں رافیل گروسی نے کہا کہ انہوں نے نتیجہ عکس کیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی مربوط کوشش نہیں ہو رہی، 60% یورینیم افزودگی کرنے پر شبہات تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لندن میں ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، شرکاء نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے لیے فوری قدم اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق احتجاجی مظاہرے کے شرکاء میں ایرانی نژاد برطانوی اور مقامی باشندے بھی شامل تھے۔ احتجاجی مظاہرے میں شامل ایک ایرانی نژاد برطانوی خاتون نے کہا کہ ہم ایرانیوں پر بہت سے جارحانہ حملے اور جنگی اقدامات ہو چکے ہیں اور ہم ان سب سے گزر چکے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی چیز ایرانیوں کو متحد کرتی ہے، چاہے ہم ایک جیسے نہ سوچتے ہوں، لیکن ہم سب اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اپنی سرزمین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں برطانیہ میں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں پلی بڑھی ہوں، لیکن میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں ایرانی ہوں۔ مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں برطانوی ہوں، کیونکہ ان مغربی حکومتوں نے جو جرائم کیے وہ شرمناک ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلحہ شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے کیس کی سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر علی امین گنڈاپور عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل راجہ ظہور الحسن نے عدالت کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے 3 جولائی تک علی امین گنڈاپور کی ضمانت منظور کر رکھی۔ استدعا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی عدالت پیش ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کیے جا سکیں۔ خبر دیں گے لاہور سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دائر درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار کیے جانے والا اضافہ عوامی مفاد کے خلاف اور غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے اب تک قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق کوئی جواب داخل نہیں کرایا، جو شفافیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کرنے کے خلاف مقدمے میں ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ہائی کورٹ میں ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کرنے کے خلاف مقدمے میں ملزم سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ملزم کے وکیل نعیم قریشی نے موقف اختیار کیا کہ واقعے کی FIR بھی 3 دن بعد درج ہوئی۔ متاثرہ شخص نے ملزم کو معاف کر دیا۔ عدالت نے ملزم سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ پولیس
پولیس کے مطابق ماتحت عدالت نے 5 جون کو ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ ملزمان کے خلاف عینی شاہد کی مدعیت میں گزری تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمان پر ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد، دھمکیاں دینے اور عورت کی تذلیل کے الزامات تھے۔ کہ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھارت جنگ پر 100 سے زائد فلمیں بنانے کی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت صرف فلموں میں ہی پاکستان سے جیت سکتا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حالیہ جنگی صورتحال کے تناظر میں بھارتی میڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارتی میڈیا نے جنگ میں شفاف جھوٹ پھیلایا، جبکہ پاکستان کا میڈیا ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں آئیڈیاز کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے اور میوزک انڈسٹری کے تحفظ کے لیے کاپی رائٹ کے قانون کو مزید سخت بنایا جانا چاہیے اور عوام میں کاپی رائٹ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فنکاروں، مصنفین اور تخلیق کاروں کے حقوق محفوظ رہیں۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ ہماری نوجوان نسل باصلاحیت ہے، انہیں صرف درست رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سندھ حکومت اچھے بجٹ پر فلمز اور ڈرامے بنائے اور اس کے لیے فنڈ فراہم کرے تاکہ ملکی فلم انڈسٹری کو دوبارہ عروج حاصل ہو۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کونگو وائرس سے ایک اور شخص انتقال کر گیا۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق 26 سال کا متاثرہ شخص کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری کا رہائشی ہے۔ متاثرہ شخص کو جناح اسپتال سے سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ جناح اسپتال میں آئسولیشن وارڈ نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو اتوار کو سندھ انفیکشن ڈیزیز لایا گیا، جہاں وہ جمعرات کی صبح انتقال کر گیا۔ حکام کے مطابق اس سے قبل 17 جون کو بھی کونگو سے متاثرہ مریض انتقال کر گیا، جو ملیر کا رہائشی تھا۔ رواں سال کونگو کے باعث 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی ملاقات۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد پر سینئر پولیس افسران نے ڈی جی رینجر سندھ کا استقبال کیا۔ ملاقات میں آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کے مابین باہمی دلچسپی کے امور اور صوبے بالخصوص کراچی میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی رینجر سندھ نے سندھ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کیا، جدید کیمروں سے شہر اور شاہراہوں کی مانیٹرنگ سمیت سیکیورٹی کے دیگر جملہ امور کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی نے اور ڈی جی سیف سٹی نے سیکیورٹی مانیٹرنگ سسٹم کے قابل عمل ہونے اور اس کی اہمیت اور افادیت پر بریفنگ دی۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ جدید کیمروں کی تنصیب نہ صرف جرائم بلکہ جعلی اور فیک نمبر لگا کر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف ایک مؤثر ٹول ہے۔ اسمارٹ اور چہرہ شناس کیمراز سے جرائم پیشہ افراد کی نگرانی اور جرائم کی روک تھام جاری ہے۔ جرائم کے خلاف ہر سطح پر سندھ رینجرز کے تعاون اور سپورٹ کا مشکور ہوں۔ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں طالبان حکام نے تعلیمی نظام و ضبط اور اسلامی اصولوں کے پیش نظر اسکولوں اور مدارس میں طلباء، اساتذہ اور عملے پر اسمارٹ فونز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی، جس کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق پابندی کی تصدیق طلباء اور اساتذہ نے بھی کر دی۔ یہ اقدام توجہ اسلامی اور قانون کے خدشات کے پیش نظر بنایا گیا۔ قندھار میں صوبائی محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ ہدایت نامہ طلباء، اساتذہ اور اسکول اور دینی مدارس کے انتظامی عملے پر لاگو ہوتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ تعلیمی نظم و ضبط پر توجہ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان ایف آئی ایچ نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے اپنی آخری گروپ میں میچ میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست کے باوجود فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ گروپ کے آخری میچ میں ملیشیا نے جاپان کو ہرایا لیکن سیمی فائنل میں نہ جا سکا۔ پاکستان اور ملیشیا کے پوائنٹس 4-4 برابر ہیں، تاہم پاکستان مجموعی طور پر 1 گول زیادہ کرنے کی وجہ سے فائنل 4 میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے مجموعی طور پر 9 گول کیے، ملیشیا کے مجموعی گول کی تعداد 8 رہی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا